अगली बात जिस पे हम करना चाहेंगे तो वो मुझसे और भी काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि आर यू कंपैटिबल, इन द सेंस कि क्या मैं कंपैटिबल हूँ। मैं जैसे बहुत सारे डाउट जब आप बिगिन करते हो इस प्रिपरेशन को लेके, तो एक आपके मन में डाउट आता है कि मैम, जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बोलूँ तो आई वॉज एन इंजीनियर, तो मैंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद मैंने अपना स्टेट सिविल का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है। तो कई बार आपके दिमाग में ये डाउट्स आ सकते हैं कि मैम मैं कंपैटिबल हूँ या नहीं, या फिर मेरा ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरे ये इंटरेस्ट हैं, तो हाउ वेल वुड आई परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके के डाउट्स को हम इस मॉड्यूल के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और इस मॉड्यूल के लिए मैंने कोटेशन यूज़ करी है, व्हाट इज़ नाउ प्रूव्ड वाज वंस ओनली इमेजिन्ड। तो और ये मैंने पहले भी जो हमारी स्लाइड्स रही हैं, पहले भी जो हमारे सेशन रहे हैं, मैंने उसमें यही बोला है आपको कि जब आप व्हेन यू बिगिन टू प्रिपेयर एज एन एस्पिरेंट, तो आप एक माइन्यूट सी, एक बहुत हल्की सी गट फीलिंग के साथ ही आगे बढ़ते हो। जैसे मैं आपको सच बात बताऊं कि जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था, आई हैड नो आइडिया व्हाट दिस जॉब इज़ अबाउट। मैंने सिलेबस को पिक किया, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर मैंने धीरे धीरे जो भी टॉपर्स थे उनकी वीडियोस को देखती रहती थी, फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मैंने उनको देखा, उनकी लाइफ जर्नी विकीपीडिया पे पढ़ा, उनका जॉब के साथ जो भी उनका रॉन्डेवू रहा वो मैंने पढ़ा। तो आप भी धीरे धीरे ही आप जैसे ग्रो करते जाएंगे इस एग्जामिनेशन के साथ, इस प्रोसेस के साथ, वैसे यू विल ग्रेजुअली रियलाइज़ कि आप कंपैटिबल हैं या नहीं। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो यूपीएससी ने अपनी 68th एनुअल रिपोर्ट अभी निकाली है। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है कि मैम मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं सक्सेसफुल रहूँगा इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने में? नहीं। तो एक तो मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, जर्नी बताया कि मैं इंजीनियर रही और उसके बाद मैंने क्लियर किया ये एग्ज़ामिनेशन। आई वुड टॉक इन अ वेरी प्रैग्मेटिक टोन। मैं बहुत स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स और डेटा के थ्रू आपको बताऊं तो ये यूपीएससी की 68th एनुअल रिपोर्ट है और देखिए उन्होंने क्या कहा है। बैचलर डिग्री की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ की अगर हम बात करें, जो सोशल साइंसेज होते हैं, तो करीब 204 जो फाइनली इंटरव्यू हुए और 77 लोग उसमें से रिकमेंड हुए हैं। ओवरऑल बैचलर डिग्री में जिनके पास से बैचलर डिग्री थी उसमें 2188 लोग इंटरव्यू हुए, रिकमेंड 887 हुए, तो सक्सेस रेट 40% है। साइंस की हम बात करें तो 128 और 51 लोग, तो करीब 39%। मेडिकल साइंस की बात करें तो 248 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 105 रिकमेंड हुए, तो 42। और इंजीनियरिंग की बात करें तो क्योंकि एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे तो रिकमेंडेटेड भी ज़्यादा थे और सक्सेस रेट 40.7। तो अब आप इस बात को जानने के बाद, इस तथ्य को जानने के बाद, मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप किसी प्रकार का मिथ, किसी प्रकार का परसीव डिसएडवांटेज, किसी प्रकार का जो इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में कि मैम मैं साइंस से हूँ या मेडिसिन से हूँ, इंजीनियरिंग से हूँ, ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, तो एम आई गुड और नॉट, तो आप बिल्कुल दिमाग से हटा देंगे। क्योंकि यूपीएससी ने खुद ये बात बताई है कि हर बैकग्राउंड से स्टूडेंट आ रहा है एंड दे आर फाइनली सिलेक्टिंग, और सबका सक्सेस रेट भी आप देखिए लगभग सेम है, 37, 39, 40, 42। तो बिल्कुल भी आपके दिमाग में ये इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव बैकग्राउंड इन सर्टेन सब्जेक्ट्स सो आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर हम हायर डिग्रीज की बात करें तो भी आप देखिए 768, 322, उधर भी सक्सेस रेट 41, 40, 40, 55, 42। आई थिंक इसमें तो थोड़ा मेजर बम्प आ सकता है मेडिकल साइंस का, क्योंकि जो लोग मास्टर्स रहते हैं मेडिसिन में दे आर रियली ग्रेट एट इट, और फिर अगर वो उसी को अपना ऑप्शन लेके करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन स्कोर वेल। बट कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी में सक्सेस रेट 0 है और किसी में 99 है। आप समझ सकते हैं कि एवरीवन फॉल्स इन द सेम स्पेक्ट्रम, तो सेम आपकी बैंडविड्थ में आप फॉल कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तथ्य को जानने के बाद आप किसी भी प्रकार की जो इनसिक्योरिटी है आपके दिमाग में, वो आप बिल्कुल यू विल नॉट लेट दैट हैम्पर, वो आप अपने आड़े नहीं आने देंगे अपनी प्रिपरेशन में। एक और बात जिसको हम कर सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी चेक करने में कि आप इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं या आपको करना चाहिए, तो वो रहेगी 4 Ps, जिसको मैं भी अपने लिए अप्लाई करती हूँ और मैंने अप्लाई भी किया था, कि पैशन, पर्सनैलिटी, प्रेफरेंसेस एंड प्रिंसिपल्स।
तो पैशन की हम बात करें, अगर आप इफ़ यू हैव दिस पैशन टू सर्व, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं इन द मोस्ट डायरेक्ट मैनर, बिल्कुल आप गवर्नमेंट का ही हिस्सा बन के अगर आप गवर्नमेंट मतलब देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस जॉब। पर्सनालिटी, अगर आपको अपने अंदर एक लीडर, एक कमांडर, समवन हु कैन गिव डायरेक्शंस, समवन हु नोज द वे एंड कैन शो द वे, अगर इस तरीके का आपको अपने अंदर का पर्सोना नज़र आता है तो डेफिनेटली आपको एस्पायर करना चाहिए इस जॉब के लिए। फिर प्रेफरेंसेस और फिर प्रिंसिपल्स। तो इन टच ये आपका बहुत माइंड यू फ्रेंड्स, ये आपका बहुत पर्सनल डिसीजन रहना चाहिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि इतनी बड़े एग्ज़ाम को लिखने का जो फ़ैसला है और फिर एग्ज़ाम को क्लियर करना और उसके बाद सर्विसेज में भी सर्व करना, इतना बड़ा जीवन का आपका फैसला है, तो आप को अपनी अंतरात्मा से ही पूछना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिंपली गेट इन टू दिस प्रोसेस क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा आपको फोर्स करते हैं। नहीं, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इतना बड़ा इंजस्टिस करें। मेरे लिए माई मदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस एग्जामिनेशन, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उसके बाद इट वॉज माई ओन पर्सनल डिसीजन। एंड आई थिंक कि ये एक सर्विस है जिसके थ्रू मैं अपना भी ह्यूमन पोटेंशियल रियलाइज़ कर सकती हूँ और फिर जिस भी तरीके से मैं गिव बैक करना चाहती हूँ सोसाइटी को एक फुलफिलिंग करियर के साथ। सो आई गेस सिविल सर्विसेज इज़ फॉर मी। फिर आप एक जो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जस्ट टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग, लर्न मोर अबाउट द वर्क एज यू आर कंसिडरिंग विद एन एम्फेसिस ऑन डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द जॉब। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन इंजीनियर, द अल्टीमेट इम्पैक्ट माइट बी ए स्काई स्क्रेपर। तो हो सकता है आप एक स्काई स्क्रेपर खड़ा कर दें, you designed, but the day-to-day experience is slow-paced, detailed work in front of a computer screen. तो I think that applies to the preparation also कि आपसे प्रिपरेशन में मैंने देखा है कि why do students give in? वो इसलिए गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो आते तो IPS ऑफिसर्स को, IAS ऑफिसर्स का काम देख के हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं टू रीच दैट पार्ट, टू रीच टू दैट लेवल। आपको पहले एक रिगरस ट्रेनिंग के साथ, जो कि माइंड यू माई फ्रेंड्स, आई रियली डोंट नो कि ऐसे कौन से एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस जर्नी को बहुत एंजॉय किया हो। आफ्टर अ वाइल इट इज़ फुल ऑफ डिसिप्लिन एंड आपको काफ़ी अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ता है, अपने हॉबीज़, अपने द थिंग्स दैट यू पर्टिकुलरली इन्जॉय। अगर आपको बाहर घूमना पसंद है, बिकॉज द एग्जामिनेशन डिमांड्स दैट। तो अगर आप एक रियलिस्टिक असेसमेंट के साथ एग्जामिनेशन में बढ़ेंगे कि भाई 1.5 साल 2 साल चुपचाप मुझे अपने कमरे में रहना है और डिलीजेंटली अपना काम करना है पूरी शिद्दत के साथ, तो आई थिंक यू विल नॉट गिव इन। और अगर आप एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस को अप्रोच करेंगे कि एवरी डे विल बी इवेंटफुल एंड एवरी डे वुड बी हैप्पी एंड चेयरफुल, तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर जस्ट कीपिंग योर सेल्फ बिहाइंड द ब्लाइंड्स। तो आई होप आप इसके थ्रू भी देखेंगे कि द ट्रेनिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, जब आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो इट विल बी रिगरस, इट विल बी बोरिंग, इट विल बी टीडियस, बट येस देन द फ्रूट्स। हमने पहले भी बहुत लंबी चर्चा हम इस पर कर सके कि सर्विस आपके लिए क्या ऑफर करेगी। सो आई थिंक इसी तरीके से आपको अपना असेसमेंट करना है और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना है। एक तो ये फैक्ट खुद को याद दिला के, और दूसरा कि इट विल बी टफ बट इट वुड बी वर्थ इट। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि एज अ सिविल सर्वेंट आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, डिसाइसिव होना आपको बहुत ज़रूरी है, तुरंत आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आप एक बहुत वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके की अगर आपको अपने अंदर क्वालिटीज़ नज़र आती हैं तो डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम के लिए आना चाहिए। और another thing, hard work or commitment. I think this applies not just to civil services या civil servant, for all the jobs in the world, जिसमें if you want to do great work, if you want to be a remarkable person, आपको hard working और committed होना ज़रूरी है। And I think this is one of the major qualities that they see, the interviewers see when you appear for the final interview, that you should be a very hard working person and you should be a very humble person. और उसके बाद एथिक्स, क्योंकि आपको पता है कि जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको काफ़ी सारे फंड्स जो रहेंगे आपके डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, तो आप अगर एथिकल हैं, आप जानते हैं कि सही जगह पैसा पहुंचना चाहिए, आपके सही निर्णय लेना चाहिए जिससे लोगों को लाभ पहुंचे, तो डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, आप अप्लाई करें।
फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आप देखते हैं कि स्पेशली जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, यू विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एवरी डे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो कन्वे करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, अपनी बात पहुंचाएं, लोगों की बात लें, उनको आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान की तरह नजर आएं, पर्सन यू कैन ट्रस्ट, पर्सन यू कैन रिलाई, पर्सन हु इज़ अपराइट। तो इस तरीके से भी अगर आपके अंदर अपनी क्वालिटीज़ आपको लगता है आप हैं, आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली आप पूरी तरह कंपैटिबल हैं इस जॉब के साथ। और जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ और मैं आज भी अभी भी कहूँगी कि एक बार आप सर्विस में आएंगे तो इट वुड बी अ ऑल न्यू वर्ल्ड फॉर यू। तो आप वहाँ पे भी इन्फेंसी की स्टेज से स्टार्ट करेंगे एंड देन लेट द सर्विस टीच यू। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ें। एंड फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आजकल ऐसा माना जाता है कि सिविल सर्वेंट से भी एक नॉर्मल रूटीन गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाएं। मतलब आप जो हमारे रेगुलर कंस्ट्रेंट्स हैं, फंड्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसे के कंस्ट्रेंट्स हैं, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी के कंस्ट्रेंट्स हैं, आप थोड़ा उससे बाहर आके सर्विस लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को सर्व करें। तो ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी एज अ सिविल सर्वेंट। और आप इस तरीके से अपनी कंपैटिबिलिटी सोच के बिल्कुल आप आएँ इस सर्विस में। और अगर मैं इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए कहूँ तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, सो द पैरामाउंट 4 क्वालिटीज़ दैट आई कैन वेरी स्ट्रांगली पिन पॉइंट वुड बी पेशेंस। पेशेंस इसलिए क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप करीब 2 से 3 से 4 साल, विच इज़ अ वेरी रेगुलर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, आपको करीब 2 से 4 साल तक आपको एकदम अपने आप को कमरे में बंद करके प्रिपेयर करना होगा। तो पेशेंस इज़ वन थिंग। दूसरी क्वालिटी तो मैं बोलूँगी डिसिप्लिन, क्योंकि हम आगे भी इस पर बात करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट योर डेली रूटीन कि आप कितने बजे उठ रहे हैं, फिर कैसे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड है अपनी अप्रोच में तो डेफिनेटली यू विल मेक इट थ्रू द एग्जामिनेशन इन वेरी फ्यू अटेम्प्ट्स। 1, 2 या 3 अटेम्प्ट में आप हो जाएंगे, और नहीं तो आपको और भी समय लग सकता है। फिर होगा आपका डिलीजेंस और फिर कंसिस्टेंसी। तो ये आपकी डिलीजेंस और कंसिस्टेंसी, डिलीजेंस मतलब वही हार्ड वर्क के साथ आपको आगे बढ़ना है, और कंसिस्टेंसी जैसे कि आई रिमेंबर एक माई वेरी वाइज लेक्चरर इन माई कॉलेज डेज, ही यूज्ड टू से कि कंसिस्टेंसी विल टेक यू फार। जैसे हार्ड वर्क की हम बात करते हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मान लीजिए मैं एक हफ्ते में आपसे बोलूँ कि आपको संडे को काम करना है, आप उसे खुशी खुशी कर लेंगे, तो दैट डजंट मीन दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। अ हार्ड वर्किंग पर्सन वो है जो 5 days a week, 6 days a week उसी एनर्जी के साथ, उसी जील के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े। तो कंसिस्टेंसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको आर या पार ले जाएगी एग्जामिनेशन के थ्रू। एंड आप यू माइट वंडर कि मैम ने इसमें इंटेलिजेंस या फिर नॉलेज की बात क्यों नहीं की, बिकॉज तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि अगर आप में ये 4 क्वालिटीज़ हैं तो डेफिनेटली फिर इंटेलिजेंस तो बहुत, अगर आप बेसिक भी अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं और आप ये 4 क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो यू कैन सक्सेसफुली एंड वेरी इजीली ग्लाइड थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो ये बस आज 4 वर्च्यूज़ आपने अंदर रखिए, और उसके सिवा आप किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी अपने बैकग्राउंड की, अपने जो आपका पिछले का जो भी आपने पढ़ाई करी उस तरीके की इनसिक्योरिटी अपने दिमाग से दूर रखें, और बिल्कुल शिद्दत के साथ आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। तो आप बिल्कुल कंपैटिबल हैं, एंड आई कैन सीरियसली अश्योर यू कि आप बहुत कम समय में यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।